ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, ये सारे क्वेश्चन जो जो क्वेश्चन आते गए मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। तो इसी तरह के पेपर आपके बनेंगे, तो टेंशन ना लो। तो बस बेतरकीब से ऐसा क्वेश्चन आंसर राइटिंग करो, आपके भाई पॉलिटिकल में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। नमस्ते भाइयों, तो मेरे भाई क्लास 12 के जो आपके पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान के जो आपके एग्जाम है 22 मार्च को, मेरे भाई उसके लिए इस वीडियो से आपको सारा चीज समझ आ जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, एक बात और याद रखना, इस वीडियो में जो जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस, चाहे 2 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, आपके 6 नंबर का हो, मेरे भाई बस इसको कंटिन्यूअसली आप सही से समझना और इन क्वेश्चंस के एक बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये कंप्लीट आपके मिक्स होंगे विद सॉल्यूशन होगा। तो मेरे भाई अगर आप पॉलिटिकल साइंस में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो मेरे भाई इस वीडियो कंप्लीट देख लेना, एक माइक्रो सेकंड में मिस मत करना, आप अब समझ जाओगे कि पॉलिटिकल में पेपर कैसे आने वाले हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं जो कि आपके पास क्वेश्चंस किस लेवल के होने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक सिनेरियो क्लियर कर देता हूं। अगर जिन्होंने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, सबसे पहले किन चैप्टर को आपको किल करना है, क्योंकि आप प्रीवियस पेपर भी देखोगे तो आप देखोगे लॉन्ग क्वेश्चंस कहां से आया है, उन्हीं चैप्टर से आया। तो मेरे भाई ध्यान सुनो, सबसे पहले हम दूसरी बुक में बात करते हैं। ये देखो, ये जो लास्ट चैप्टर आपके हैं राजनीतिक, जो भारतीय राजनीतिक एक नए बदलाव, ये 8 नंबर के हैं। यहाँ पे 2 सिनेरियो बनेगा, एक 6 नंबर का सवाल बनेगा, एक आपके 2 नंबर वाला बनेगा, और यहाँ से आपके 1989 वाला या 19 यहाँ पे 1984 वाला, यहाँ से एक कंसेप्ट आपके क्वेश्चंस में बनेंगे, फिक्स है, लिख लो भाई। उसके बाद मेरे भाई ये क्षेत्र आकांक्षाएं, ये मेरे भाई 6 नंबर का है, यहाँ से आपके 4 और 2 का क्वेश्चन बनेगा, ये भी आप छाप लो, समझे मेरे भाई। उसके बाद भाई इसके कांग्रेस तो बहुत पता ही है, बहुत इजी चीज है, मैं आपको कंप्लीट वन शॉट में इसका 1.5-2 घंटे का कंप्लीट पूरा पॉलिटिकल का दे दूंगा, टेंशन ना लो, बस एक 2 दिन की बात है। भारत विदेश संबंध, जहां से ये 6 नंबर का है, यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, तो ये आप देख लो, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उस तरह से मेरे भाई आपके सामने ये पहली बुक तो सारे आपके 6 नंबर के हैं। ये वैश्वीकरण से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो भी इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो आपको ये चीज समझ आना चाहिए, सारे चैप्टर इक्विवेलेंट है आपके लिए। तो मेरे भाई बस अब शुरू कर दो फटाफट से। दोस्त सबसे पहले देखो, आपके जो लास्ट ईयर में क्वेश्चंस क्या से बने, गठबंधन सरकार से बने, वो भी आपके लास्ट वाले चैप्टर है। राष्ट्रीय मोर्चा मुख्य घटक वहां से बना है, गठबंधन सरकार वहां से क्वेश्चन बना है। 4 अंक वाले राजनीतिक में जन सहभागिता और समाज कल्याण से जुड़े विकास का मुद्दों का वर्णन, भारतीय जनता पार्टी के सबूत और टिप्पणी, कोई नहीं। 1989 में लोकसभा चुनाव के भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको हर जगह दिखेगा। यूपीए एनडीए ये पुराना ट्रेंड हो चुका है, बट आपको वो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, फिर मैं बड़े क्वेश्चंस में आऊंगा। 6 नंबर का क्वेश्चन में अगेन देख लो, 1989 भारत राष्ट्रीय प्रभाव को देखा गया, गठबंधन सरकार को देखा गया, अधिकांश राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति को देखा गया, फिर गठबंधन सरकार के कारण केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन आया है। आप जानते हो कि गठबंधन सरकार जब से हुई है तो वो मेरे भाई आपको पता है बीजेपी के 1985 से, तो ये सारी चीजें आपको समझ आना चाहिए। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चन में ये आपका रियो डी जेनेरियो आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन से ये क्वेश्चन आया, पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन से आया, भारत में राजनीतिक और चुनावी इतिहास से आया, राजीव गांधी और हरचंद सिंह ये लोंगेवाला से आपके बहुत क्वेश्चन आए, गठबंधन फिर से आपके पास क्वेश्चन आया है। मैं भी आपके भाई ये एक ओवरव्यू बता रहा हूं। फिर वैश्वीकरण से आपके बड़े क्वेश्चन 4 नंबर का बन गया एक क्वेश्चन, भारत ने सोवियत संघ के विघटन के बाद सभी नव स्वतंत्र देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए, लेकिन रूस और भारत के बीच संबंध अभी भी सबसे अधिक सौहार्दपूर्ण है। यानी 2 उपकरण लिखने, आपको थोड़ा लेटेस्ट डेटा भी ऐड करना, अभी आगे का क्वेश्चन देंगे विद सॉल्यूशन, जस्ट वेट मेरे भाई। फिर शीतयुद्ध काल के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बारे में पूरा क्वेश्चन पूछा गया है। फिर पाकिस्तान में सफल लोकतंत्र स्थापित करने में कहीं आप जानते हो वहां पे आज तक कभी लोकतंत्र कंप्लीट हो ही नहीं पाया। फिर आपके सामने सार्क की कुछ कंसेप्ट आ गया है, तो आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल गया होगा। फिर 1974-75 के दौरान कांग्रेस सरकार के विरुद्ध हुए प्रदर्शन को भी दिखा रहा है यहाँ पे। भारतीय स्वतंत्रता के समय लेकर भारत में विलय तक के आप जानते हो सारा सिक्किम की घटना पूछ रहा है यहाँ पे। तो मुझे आप लोग बताओ, कमेंट करके बताओ यहाँ से कि भाई सिक्किम कितने नंबर का राज्य बना था, ठीक है भाई। उसके बाद आपके भारत द्वारा गैर पारंपरिक सुरक्षा बजट सुरक्षा के खतरों को देखा जा रहा है। चीनी अर्थव्यवस्था का एक थोड़ा सा कंसेप्ट आया है, तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि भाई लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अब मैं 1 बाय 1 करके आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मैं कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं मेरे भाई, कैसे विद सॉल्यूशन। तो अब इसका आंसर राइटिंग भी आप करना शुरू कर देना, समझे मेरे भाई। यूरोपीय संघ, ये बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपके सेक्शन सी और डी और बी, समझे मेरे भाई। अगर आपने यहाँ तक देखा एक बार लाइक जरूर करना, आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस का एक कंसेप्ट
आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो मेरे भाई ये रहा आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं मेरे भाई। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है 2 नंबर के लिए। इसका आंसर देखो कैसे लिखना आपको। क्वेश्चन है आपके सामने, ये ना क्वेश्चन है क्या मेरे भाई, ये क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन नंबर आपके ये 1 हो गया। भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में वर्ष 1967 को एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानने में कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। भारत के इतिहास के 1967 आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कितने चेंजेस आए, इंदिरा गांधी का आने बाद कैसे चेंजेस आए, मतलब कि नीचे साउथ वाले है भाई, ये बहुत बहुत मतलब कि इतने परसेंट संजीवन रेड्डी पे इन सभी का इलेक्शन हुआ। तो इसका कारण देखो, इसका आंसर क्या है कि भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में, जो भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 क्यों इंपॉर्टेंट था। तो मेरे भाई सबसे पहले देश में बड़े बदलाव देखने को मिला। और विश्व बात भाई यहाँ पे विपक्षी दल सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन आयोजित करने और सरकार पर दबाव बनाने में सबसे आगे थे। क्योंकि देखो 1967 में क्या हुआ था, जिसको हाथ साफ करना था, जिसको मौका मिलता था, जो रूलिंग पार्टी थी जैसे मान लो इंदिरा गांधी, तो उसके पीछे सारे अपोजिशन पार्टी लग गए थे। तो एक तो ये हो गया। 1967 के चुनाव में नतीजों को कांग्रेस के केंद्र के साथ साथ कुछ राज्यों को में झटका दिया। ठीक भाई 1916 चुनाव में गठबंधन की परिघटना को सामने ला दिया। ठीक है, क्योंकि वहां से आना जरूरी था। इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता सरकारों को बनाने और बिगड़ने में दल बदलू की भूमिका थी। ऑब्वियस बात है, कोई सरकार जो कंप्लीट बहुमत के साथ आती थी, कुछ एमएलए इसके साथ, कुछ एमपी इसके साथ, तो वो गठबंधन समझ दल बदल वाला। ठीक भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजीव गांधी और हरचंद सिंह गोलेवाला मतलब लोंगेवाला द्वारा 1985 में साक्षरता पंजाब समझौते के किन्हीं 2 प्रावधानों का उल्लेखन करना है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन अलग है। तो सबसे पहले देखो पंजाब समझौते के प्रावधान क्या थे। चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए, पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग का नियुक्त किया जाएगा। देखो पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच राव व्यास नदी, ठीक भाई, ये क्या था रावी, ठीक भाई, यहाँ पे रावी व्यास नदी के पानी के बंटवारों को निपटने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाए। ठीक है भाई, पंजाब में उग्रवाद के प्रभावित लोगों को बेहतर इलाज के लिए मुआवजा हेतु सहमति प्रदान करना था। पंजाब में जो शस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम को वापस लिया जाए। तो मेरे ये एक कंसेप्ट था जहां राजीव गांधी जब सरकार में थे 1991 के बाद की बात, वो तो निपट गए थे। फिर राजीव गांधी और यहाँ पे हरिचंद लोंगेवाला के बीच में गठबंधन सरकार की यहाँ पे कोई 2 लाभ पूछ रहा है। देखो स्थिर सरकार बनाने में मदद मिलती है, गठबंधन सरकार आता है तो कोई कोई तो सरकार बनाता ही है, क्षेत्रीय दलों को प्रतिनिधित्व मिलता है और अथवा कोई अन्य प्रासंगिक लाभ भी बता सकते हो। उसके बाद मेरे भाई आपके पास अभी 4 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। वैश्वीकरण के किन्हीं 4 परिणामों की व्याख्या करें। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि वैश्वीकरण आपके तीनों हो सकता है। देखो सामाजिक भी होता है, आर्थिक भी होता है और राजनीतिक भी होता है। तो वैश्वीकरण का ये टॉपिक आप याद करके जाना, पक्का फिक्स है भाई, 100% फिक्स है, मतलब फिक्स है। ठीक है डन मेरे भाई, चलो आगे देखते हैं। वैश्वीकरण के परिणाम देखो, पुराने कल्याणकारी राज्य की जगह अब कार्य के लिए न्यूनतम हस्तक्षेपी राज्य ने ले ली। विश्व भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश और उनकी बढ़ती भूमिका के कारण सरकार की स्वयं निर्णय लेने की क्षमता में कमी आई है। ऑब्वियस बात है, वैश्वीकरण हो गया, पहले एक चीजें चल रही थी, अब थोड़ा थोड़ा मॉडिफाइड चीजें होके चल रही है। वैश्वीकरण के कारण विश्व भर में वस्तुओं का व्यापार बढ़ गया और वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव से एक समान संस्कृति का उदय हो रहा है। समझे मेरे भाई, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, अब मान लो कि यूरोप में, ये हमारे वेस्टर्न कल्चर्स में क्या होता है, क्रिसमस मनाना, ठीक है, एक तरीके से अब भाई इंडिया में क्रिसमस मनाया जाता है, तो ये वैश्वीकरण हो गया, कल्चर कहीं ना कहीं चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मान के चलो इसको। भारत ने सोवियत संघ के विघटन के बाद, तो मेरे भाई आप देखो इनमें 4 नंबर के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत ने सोवियत संघ के विघटन के बाद सभी नव स्वतंत्र देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं, लेकिन रूस और भारत के बीच संबंध अभी भी सबसे अधिक सौहार्दपूर्ण है। किन्हीं 2 उदाहरणों की सहायता से इस कथन का न्याय संगत ठहराइए। तो आपको क्या करना है कि जो भारत और रूस मतलब रशिया का जो अभी करंट रिलेशन भी चल रहा है, जैसे अगर आपने पढ़ा होगा तो अमेरिका के साथ भी हमारा थोड़ा सा भी टैरिफ 100% लगने का भी मामला चल रहा है, तो आपको शार्प करंट इसमें यूज करना है। तो देखो दोस्त आंसर क्या है, भारत और रूस और भारत के बीच संबंध, देखो दोनों देश के बीच विश्वास और साझा हित के संबंध है। भारतीय अभिनेता और हिंदी फिल्म गाने पूरे रूस में चलते हैं। रूस और भारत एक बहुध्रुवीय विश्व, सामूहिक सुरक्षा, आर्थिक क्षेत्रवाद दृष्टिकोण को साझा करते हैं। रूस को भारत से लाभ होता है क्योंकि भारत रूस के लिए हथियार
हथियार का दूसरा बड़ा बाजार है क्योंकि वो हमारे देश में बेचते हैं। भारत अपनी परमाणु ऊर्जा योजनाओं और अंतरिक्ष उद्योगों के लिए रूस आयात करता है। कुछ भी हमें चाहिए वेपन्स के टेक्नोलॉजी के लिए तो वो हमें वो दे देता है और भी सारी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद मेरे भाई आपके पास क्वेश्चन आता है, अब देखो ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, क्या है ये लॉन्ग क्वेश्चंस। यहाँ क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। शीत युद्ध के काल के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य हितों की तुलना में अधिक विकसित थी। आप जानते हो अमेरिका, ये विश्व की बात करते, शीत युद्ध की क्या बात करते भाई, अगर हम प्रथम विश्व युद्ध से लेके अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध तक की बात करें तो अमेरिका का अर्थव्यवस्था हमेशा ऊपर ही रहा है और ऊपर ही रहेगा। लेकिन भारत की एक अच्छी खबर हमारे लिए ये है कि 2040 या 2037 के आसपास हम वर्ल्ड के मतलब काफी ऊपर आ जाएंगे, जीडीपी में $1 ट्रिलियन का समथिंग हो जाएंगे। तो फिर भी सोवियत प्रणाली में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो अमेरिका से अलग करती है। ऐसे किन्हीं 2 विशेषताओं का नाम बताएं। तो देखो मेरे भाई कुछ ना कुछ क्या होता है कि माना आप सपोज करो कि आप हो, आपके आगे कोई एक टॉपर है, लेकिन उनसे भी आपके अंदर एक अच्छी सिमिलैरिटी होगी, एक अच्छी क्वालिटी होगी। क्या पता भाई वो आंसर राइटिंग करके ना देखते हो, आप आंसर राइटिंग करके देखते हो। क्या पता वो भाई कंप्लीट बुक पढ़ के रिवीजन करते हैं, क्या पता आप वैसे आप सपोर्ट मटेरियल से रिवीजन करते होंगे। वैसे रिवीजन के तो मैं बता दूं आपको मस्ट डू आपके अपने एप्लीकेशन पर लगा दिया है। आप जाके क्लास 12 के मतलब सेक्शन में चले जाना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, वो मस्ट डू आप कंप्लीट कर लो। बस आपको ज्यादा पूरा पॉलिटिकल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ई बुक में मिल जाएगा आपको भाई मस्ट डू, वो भाई मस्ट ले लो, आप उसे पढ़ लो। बस आपका पॉलिटिकल साइंस 3 से 4 दिन में पूरा ओवरथ्रू हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस आ ही रहे। तो भाई क्या होता है, कुछ ना कुछ उससे अलग स्पेसिफिकेशन होता है। देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महान शक्ति बन गया। आप जानते हो सोवियत संघ क्या होता, बहुत ज्यादा उभर के आया। सोवियत अर्थव्यवस्था अमेरिका को छोड़कर बाकी दुनिया की तुलना में सबसे विकसित थी क्योंकि भाई देखो बहुत आगे हो गया था। इनमें एक जटिल संचार नेटवर्क और विशाल ऊर्जा संसाधन थे। ठीक भाई, इसमें एक घरेलू उपभोक्ता उद्योग था जो पिन से लेकर कारों तक का कुछ उत्पाद करता था। हालांकि उनकी गुणवत्ता पश्चिमी पूंजवादी देशों से मेल नहीं खाती थी क्योंकि वो शुरुआती दौर था। सोवियत संघ ने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया। बाद में विघटन हुआ इसलिए क्योंकि ये पूरा नहीं कर पाए थे। सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल देखभाल और अन्य कल्याणकारी योजनाओं बुनियादी आवश्यकताओं पर सब्सिडी दी। कोई बेरोजगारी नहीं थी। स्वामित्व का प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व था, तो भूमि और उत्पादन संपत्तियों के स्वामित्व और नियंत्रण सोवियत संघ के पास थे। तो ये एक सारी चीजें हैं कि जो आप देख सकते हो सोवियत संघ के मतलब कि शीत युद्ध के समय यूएसए का किस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम था रूस के यूरोप के कंपेयर में। फिर भारत में पाकिस्तान में सफल लोकतंत्र स्थापित करने में आई 2 प्रमुख चुनौतियां क्या है। पाकिस्तान के समक्ष चुनौतियां देखो, सामाजिक प्रभुत्व, सेना, धर्मगुरु और जमींदार अभिजनों के सामाजिक प्रभुत्व के कारण निर्वाचित सरकारों का लगातार पतन और सैन्य का स्थापना हुई। वो इसलिए हो पाई क्योंकि देखो वहां पे क्या होते हैं कि बहुत सारी चीजें होती है यार, मतलब ऐसा होता है कि वहां पे ना तो कंप्लीटली कोई धर्म को कंप्लीट फॉलो करते हैं, उनकी मुस्लिम कम्युनिटी में भी बहुत सारी लड़ाइयां चल जाती है जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाता है, वहां पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बना पाती। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पे सैन्य सरकार को लाया जाता है। अगर इसका टॉपिक पढ़ोगे तो बहुत सारा है। भारत के साथ संघर्ष, भारत के साथ पाकिस्तान, देखो संघर्ष भारत के साथ पाकिस्तान संघर्ष ने सैन्य समर्थन समूह को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। इस समूह ने अक्सर कहा है कि अधिक शक्तिशाली बना दिया। इन समूह ने अक्सर कहा है कि स्वार्थी मानसिकता वाले दलों द्वारा पाकिस्तान में राजनीतिक दलों और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जाएगा और इसलिए सेना का सत्ता में रहना उचित है। क्योंकि देखो वहां पे जो सरकार चुनी जाती है वो सारे क्या होते हैं कि मतलब कभी चुन के आते हैं, कभी मतलब वैसे नहीं होते, एक स्टेबल गवर्नमेंट से नहीं होते। मतलब क्या होता है कि देखो जैसे मान लो कि वहां पे जैसे मैनेजर भुट्टो ने क्या करा, अपनी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी के साथ मतलब वही गठबंधन तरीके से आते हैं। फिर भाई वहां पर पाकिस्तान अलायंस पार्टी भी है, वो सारे आते हैं और बहुत धीरे धीरे क्या होते हैं डाइवर्ट हो जाते हैं, वहां पर लोकतंत्र खत्म हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय समर्थन की कमी, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन के लिए स्वामित्व अंतरराष्ट्रीय समर्थन नहीं, कमी के सेना के अपना प्रभुत्व जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने अतीत में अपने अपने कारणों से सेना का सत्तावादी शासन में प्रोत्साहन किया। देखो कोई भी चीजें एक पॉइंट और क्लियर बता दूं, आप जब तो निकलने वाले क्लास 12 से, लेकिन कहीं पे आपको काम आएगा। पाकिस्तान का आज ये हालात है, इस हालात के पीछे सबसे बड़ा रोल किसका है, अमेरिका का है। जितने भी टेररिस्ट हुए तो अमेरिका ने पैदा किया,
पाकिस्तान ने नहीं किया। एक्चुअल में क्या था, अमेरिका इनको पाकिस्तानियों को क्या था, फंड देता था टेररिस्ट को, मतलब कि उस करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेन करने के लिए। ऑब्वियस बात है यार, आप अपने देश में, आप अपने घर में किसी चीज के ऊपर आप प्रैक्टिस करो तो आप माहिर हो जाओगे, है ना, बाद में थोड़ी उसके लिए काम करो, खुद से वो काम करने लग जाओगे। तो वो सारी चीजें थे। अमेरिका पूरे वर्ल्ड में इनका दबदबा जो था, इनका दबदबा इसलिए नीचे किया क्योंकि भैया देखो टेरर में इनको पूरा अटका कर रख दिया, सारे फंड इनको देते था और ये टेरर इनको पैदा करके देता था। तो अमेरिका के हिसाब से जो देश डेवलप करता था उस पर ये अपना अटैक करवाते थे। उसके बाद मेरे भाई आपके पास क्वेश्चन आता है, सार्क ने दक्षिण एशियाई देशों में बहुपक्षीय साधनों के माध्यम से सहयोग विकसित करने की क्षेत्रीय पहल की 2 उदाहरण देकर समझाना है। आपको सबसे पहले सार्क देश समझाना है। देखो, सार्क सदस्यों में 2004 में दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता, जो कि आप जानते हो साफ्टा के नाम से जाना जाता है, हस्ताक्षर के जिससे पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र का गठन वादा किया गया। सार्क के माध्यम से तनाव को प्रोत्साहित करने और शांति स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए गए। उदाहरण के लिए सार्क शिखर सम्मेलन, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के हटाओ इसको यहाँ से मेरे भाई, ये सारी चीजें तो सार्क भी पढ़ लो। वैसे तो ब्रिक्स तो आपको कटाई हुई है, लेकिन यूरोपियन यूनियन पढ़ के जाओ, आपको छोटे छोटे वीडियोस में 10 मिनट शो करके भी आपको मिल जाएगा। तो मेरे भाई वो जरूर देख के जाना जिससे आपको सारी क्लियरिटी आ पाए। भारत की स्वतंत्रता के समय लेकर भारत में विलय तक, देखो ये विलय तक के दौरान सिक्किम की घटित घटनाक्रम को बताए। आपको मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बनता है? सिक्किम भारत का भाई 22वां राज्य बनता है, जो आपको पता होना चाहिए। अभी आगे बहुत सारे डिस्कशन है। सिक्किम का भारत में विलय इसलिए हुआ, स्वतंत्रता के समय सिक्किम भारत का एक संरक्षित राज्य था, न कि पूर्ण संपूर्ण देश था। यह भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम की रक्षा और संबंधों की देखभाल भारत के द्वारा की जाती थी। आंतरिक प्रशासन की शक्ति सिक्किम के राजा जोंग्याल के पास थी। तो जोंग्याल के पास थी। सिक्किम में जब इनके पास चाइना चढ़ना शुरू हुआ तो इनकी हालत टाइट हुई, तो पटेल साहब के पास आए थे। सिक्किम में पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ और सिक्किम कांग्रेस ने चुनाव में जीत हासिल की। सिक्किम विधानसभा 1975 में भारत के साथ एकीकरण करने के साथ वो प्रस्ताव किया और इसके बाद जनमत संग्रह हुआ, जिसमें लोकप्रिय स्वीकृत पर मोहर लग गई और भारत संसद में इसे तुरंत स्वीकार कर लिया और ये 22वां राज्य बन गया। समझे मेरे भाई? तो ये आपके सिक्किम के बारे में हो गया। समझे मेरे भाई? तो सिक्किम की राजधानी क्या आप कमेंट करके बता सकते हो? आप किस स्टेट से वो कमेंट करके जरूर बताओ। देखते हैं हमारी जो इतनी विभिन्नताओं वाला देश है कि हमारे कहां से बच्चे। ठीक है भाई, तो एक बार कमेंट जरूर करना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके पास है 6 नंबर का। क्या मेरे भाई? 6 नंबर का। यहाँ पे आपको बहुत भर के आंसर लिखना है, बिल्कुल सटीक आंसर लिखना है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको 3 चीजें याद रखना है। जैसे भारत द्वारा गैर पारंपरिक सुरक्षा की बजाय पारंपरिक सुरक्षा पर अधिक खर्च करने के किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या करना है। तो मेरे भाई याद रखना, जैसे आपके सामने है परंपरा, गैर परंपरा और आपके पास क्या है यहाँ पे पारंपरिक। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है मेरे, इसके जो कारण है, भारत ने अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान के साथ 1976 से 1977 48 ये इतने बीच में क्या हुआ, चीन के साथ मतलब युद्धों का सामना किया। 1962 में मिले झटके के बाद भारत ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना पड़ा और भारत ने, देखो एक पॉइंट और बता दूं, आप मुझे बताओ यहाँ पे जब यहाँ पे 1962 में जब चाइना का युद्ध हो रहा था, मतलब ये तो हाँ, तो भारत के पीएम कौन थे, बात का पीएम कौन थे, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पड़ोसी देश, देखो आंतरिक अलगाववादी आंदोलन का भी सामना करना पड़ा। पड़ोसी देशों ने चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे स्वयं को परमाणु ऊर्जा और लॉ लैंस करना पड़ा। ये सारी चीजें आपके सामने सुरक्षा का। अब आगे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पे याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। चीनी अर्थव्यवस्था में नाटकीय सुधार के बावजूद चीन ने सभी लोगों को इन सुधारों का लाभ क्यों नहीं मिल पाया? कोई 3 कारण बताना है दोस्तों। चीन में बेरोजगारी बढ़ गई थी और लगभग 100 मिलियन लोगों के पास नौकरी नहीं थी। ठीक भाई, महिलाओं रोजगार और कामकाज की परिस्थितियां खराब थी। पर्यावरण का क्षरण जो होता क्षरण बढ़ गया था और भ्रष्टाचार बढ़ गया था। ग्रामीण और शहरी निवासियों के बीच आर्थिक असमानता बढ़ी और तटीय और अंतर्देशीय प्रांतों के बीच आर्थिक समानताओं की वृद्धि हुई। ये आपको पता है चीन की अर्थव्यवस्था है। तो आप देखो जो साइकिल वाला जो आपके एनसीईआरटी में होगा, जो अमेरिका साइकिल जो चाइना का सिंबल बन रहा है और डॉलर भी बन रहा है, वो वाला एक बार डायग्राम आप देख के जाना और चाइनीज इकोनॉमी को डिटेल में आप पढ़ के जाना। ठीक भाई, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है, यूरोपीय संघ का एक आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर आधिकारिक राजनीतिक संगठन बनने की प्रक्रिया का वर्णन करना है।
दोस्त देखो यूरोपीय संघ की बात कर रहे हैं तो मार्शल योजना के तहत यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अमेरिका ने बड़े पैमाने पे वित्तीय मदद की। आप जानते हैं इसने उसकी मदद की, फिर बाद में भाई कहां से कहां पहुंच गया। 1948 में पश्चिमी यूरोप राज्यों के बीच व्यापार और आर्थिक मुद्दों पे सहयोग बढ़ाने के लिए ओएसी है ना स्थापना की गई और 1949 में आर्थिक हिस्सों के लिए यूरोपीय संघ काउंसिल की स्थापना की गई। यूरोपीय पूंजीवादी देशों के आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया के कारण 1957 में यूरोपीय संघ आर्थिक समुदाय का गठन हुआ और यूरोपीय संसद ने निर्माण के साथ इनका एक आर्थिक आयाम का प्राप्त भी किया। 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ और इसने एक समान विदेशी और सुरक्षा नीति, न्याय, गृह मामले पर एक समान मुद्रा निर्णय पर भी जोर दिया। इसने एक राष्ट्र राज्य के रूप में अधिक कार्य करना शुरू कर दिया और यूरोपीय संघ के लिए संविधान बनाने के प्रयास विफल रहे और फिर भी वो उनका अपना झंडा का स्थापना ये सर हो गए और अन्य देशों के साथ व्यवहार इसकी समान विदेशी सुरक्षा नीति से भी थी। मतलब ये क्या था, इनको देखो पहले क्या होता है, जो भी हमारे पास ये जो हमारे यूरोपीय संघ थे इनको क्या था, मार्शल योजना थ्रू क्या था 1948 में क्या होता है, इनको थोड़ी सी मदद मिलती है और उसके बाद अमेरिका सोचता है कि भाई थोड़ा हेल्प कर दो, बाद में हमारी हेल्प करेगा। बट ये इतना आगे बढ़ गया कि बाद में भाई पॉलिटिकल मैटर तक सोचने लग गया, अपना राष्ट्रगान, अपना फ्लैग सब हो गया। ये भाई मैंने आपको पहले बता दिया, आपको प्ले स्टोर पे आप अपने ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ये मस्ट डू आप ले लो और रिवीजन कर लो, वन शॉट आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इतना बता सकता हूँ तो मेरे भाई ये है, आप मतलब अच्छा कंपाइल सारे चैप्टर का रिवीजन आप एक बार में कर पाओगे। उसके बाद मेरे भाई आपके सामने क्वेश्चन है, 20वीं सदी के अंतिम दशक के दौरान भारतीय राजनीति में घटित की 3 प्रमुख घटनाएं। आप देखो 20वीं सदी के यहाँ पे कह रहा है अंतिम दशक के दौरान भारतीय राजनीति में बहुत घटनाएं हुई। सबसे ज्यादा घटनाएं हम पढ़ेंगे 1984 वाला, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई ये देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रमुख घटनाएं, कांग्रेस प्रणाली का पतन। 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार ने भारतीय पार्टी प्रणाली पर कांग्रेस के प्रभुत्व का अंत को चिन्हित किया। उनको ऐसा लग रहा था कि भैया अब तो ये कहानी खत्म होगी, क्योंकि यहाँ पे 197 मिला था, 1984 में कितना था 465 मिला था। ठीक है, ऐसा ही था यहाँ पे। ये लोकसभा में केवल 190 सीटें जीत पाई, हाई सी थी। मंडल मुद्दे का उदय था। देखो ये आपको ये मेन पॉइंट्स लिखना है, क्या लिखना है, मेन पॉइंट्स लिखना है, फिर इसको एक्सप्लेन करना है। नई आर्थिक नीति ये है, फिर आपको क्या करना है यहाँ पे, इसको मतलब कि आपको एक कीवर्ड्स बनाना, इसके आगे डिफाइन करना है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। ठीक भाई, तो ये हो गया यहाँ पे। तो अभी इसको मिटाते हैं यहाँ पे। देखो तो ये आपके पास मेन है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा 1989 चुनाव में क्या था, कांग्रेस का प्रभुत्व खत्म हो जाता है, 197 सीटें मिलती है और मंडल आयोग आते हैं। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश के लागू किया और सिफारिश के अंत में उन्होंने प्रावधान किया केंद्र सरकार की नौकरियों में कितने 27% का था भाई, यहाँ पे पीछे वर्ग दिया जाए। मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हटाओ उसको। नई आर्थिक नीति लाई गई 1991 में, नई आर्थिक नीति अपनाई गई, इसकी राजीव गांधी ने की थी और उनके परिवर्तन पहला था दिखाई दिया और उसके दिशा बदलाव दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता के बाद अपनाई गई थी 1991 में। ठीक है, एलपीजी आता, मतलब एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्रोपलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि वैश्वीकरण वाला टॉपिक। फिर बाबरी मस्जिद और विध्वंस अवस्था, अयोध्या की विवाद था। अयोध्या विवाद की शुरुआत दिसंबर 1992 में अयोध्या बाबरी मस्जिद की विवाद संरचना के विध्वंस के साथ हुई और ये देश की राजनीतिक विभिन्न बदलावों का कारण बन चुका था। जानते हो यार, हिंदू मुस्लिम लड़ते लड़ते यही सारी चीजें टॉपिक होती है और सबके पीछे कौन होता है, पॉलिटिक्स होता है। बट हम लोग भाई एजुकेटेड है, हमें अपना खुद का ध्यान करके चलना है, क्या सही है क्या गलत है। देखो मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के कारण इसके कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव आया। 1991 के बाद चुनाव जो प्रसार कांग्रेस ने क्या करा, हर चीज में चेंज किया। उन्होंने एक नए तरीके से सारी चीज स्टार्ट की भाई, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर मतलब ढांचे को तैयार किया, मतलब हर एक चीज को तैयार किया, जैसे कि भाई एक अच्छा रिव्यू आज के। फिर आगे आप जानते हो 1995 में ये सरकार आई थी। फिर क्वेश्चन है 1989 के बाद गहन प्रतिस्पर्धा और कई संघर्षों के बीच अधिकांश दलों की उभरी आम सहमति के 3 संबंध बताना है। देखो इस सर्वसम्मति शामिल है, नई आर्थिक नीति पर सहमति हुई। सबसे पहले क्या हुई, 1989 के बाद नई आर्थिक सहमति बनी। फिर पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक चीजें तैयार हुआ, देश के शासन में राष्ट्र स्तरीय आया था, वैचारिक स्तर बजा। अब ये आप कह सकते हो कि 1989 वाले टॉपिक से आपको लग रहा होगा भाई कैसे क्वेश्चन है, बट अगर आपने एक बार या मजदूर पढ़ लो, जो लिंक पे अवेलेबल है आपके अपने ऐप पे मिल जाएगा, नहीं तो भाई सपोर्ट पढ़ लो, नहीं तो एनसीईआरटी पढ़ने का भी तो समय है नहीं भाई, क्योंकि आपको अभी आंसर राइटिंग ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या है।
तो 3 स्पर्धा देखते हैं। नई आर्थिक नीति पर सहमति, अधिकांश पार्टियों ने नई आर्थिक नीति का समर्थन में थी और उनका मानना था कि नीतियों का देश के समृद्धि और आर्थिक शक्तियों का दर्जा दिलाएगी, क्योंकि उन सबको पता था, क्योंकि देखो एक जन के साथ घटना होती, जैसे अभी मान लो दिल्ली में आम आदमी के साथ घटना हुई कि भाई बहुत सारी चीजें की और वो चीज पूरा नहीं हो पाता, भाई बहुत सारी चीजें होगी, आपको पता ही यहाँ पे। उसी तरीके से 1984 में भी बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस से सीख ले ली थी। उसके बाद सभी जो भी पार्टी बनती है वो अपना इंप्लीमेंट करता गया भाई कि भैया हमें क्या क्या चीज चलनी है। फिर पिछड़ी जातियों को राजनीतिक और सामाजिक दावों को स्वीकार करना, राजनीतिक दलों ने माना था कि पिछड़ी जातियों के सामाजिक और दबावों को स्वीकार करने की आवश्यकता और उन्हें शिक्षित, रोजगार और ओबीसी सीटों के लिए आरक्षण समर्थन किया। देश के शासन में राज्य स्तर दलों की भूमिका को स्वीकार करना, राज्य स्तर की दल राष्ट्रीय सत्ता साझा कर रहे थे, क्योंकि देखो जो राज्य होते हैं राज्य में ज्यादा पकड़ होती है उस पार्टी का, वो धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जब तो पीएम तो आप राज्य से मिलके ही आओगे। तो ये सारे क्वेश्चन थे, ये लास्ट वाला आप जरूर क्वेश्चन पढ़ना भाई, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता स्वतंत्र भारत की विदेश नीति के शांतिपूर्वक विश्व के सपनों ने साकार करने की प्रयास किया, इस कथन को पक्ष में कोई 3 उपयुक्त तर्क देना है। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति, अब देखो विदेश नीति क्या था, तो देखो स्वतंत्र भारत की विदेश नीति ने गुटनिरपेक्षता की नीति की वकालत करके शीत युद्ध के टकराव को कम करके और संयुक्त राष्ट्र के शांति अभिभावों में मानव संसाधनों का योगदान करके एक शांतिपूर्ण विश्व के सपनों को एक दृढ़ता से आगे बढ़ाया। शीत युद्ध के दौरान भारत ने दोनों देशों के किसी भी खेमे में, भारत दोनों में से किसी भी खेमे में शामिल नहीं था, क्योंकि जानते हो भारत तीसरी दुनिया बनाना चाहता था। इसने अपना आदर्श विदेशी नीति दृष्टिकोण के रूप में गुटनिरपेक्षता की नीति वकालत की। 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर मुद्दे पर मिस्र पर हमला किया तो भारत ने इन 9 औपनिवेशिक आक्रमण के खिलाफ विश्व विरोध का नेतृत्व किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की शांति पहल के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराया गया। तो ये सारी चीजें और यूएन से रिलेटेड और भी चीजों को आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। उसके बाद भारत विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का एक प्रबल समर्थन और रंगभेद की नीति का कट्टर विरोधी रहा। तो अब एक पॉइंट समझना, क्योंकि यहाँ पे भारत के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है और ये सारे क्वेश्चंस क्या आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान सुनो, ऐसे ऐसे आंसर्स को आपको लिखना ही पड़ेगा दोस्त, क्योंकि भाई पेपर खतरनाक ही आएगा आपका। भारत विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का एक प्रबल समर्थन और रंगभेद की नीति का कट्टर विरोधी था, क्योंकि आप जानते हो कि महात्मा गांधी के समय से ही हमारे देश में रंगभेद का, साउथ अफ्रीका में नहीं छोड़े तो इंडिया की यही चीजें भाई। तो उस पर देखो नेहरू के नेतृत्व में भारत ने मार्च 1947 में एशिया संबंध सम्मेलन बुलाया और भारत उपनिवेशवाद के मुक्ति की प्रक्रिया का कट्टर समर्थन था और उसने नस्लवाद विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का दृढ़ता से विरोध किया। भारत ने अपने स्वतंत्र संग्रामों का समर्थन करने के लिए 1949 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाकर डच उपनिवेशिक शासन को इंडोनेशिया की स्वतंत्रता सीख साकार करने के लिए गंभीर प्रयास किया, क्योंकि इंडोनेशिया पर पहले उन डच वालों का ज्यादा रूल हुआ करता था, क्योंकि भारत में देखो सबसे पहले कौन आता, पुर्तगीज आया था, पुर्तगीज के बाद फिर आप जानते हो यहाँ पे डच लोग आए थे, तो भारत में भी देखते तो 6 लोग तक आए थे, ठीक भाई। तो ये तीसरे नंबर पे हमारा ब्रिटेन आया था। 1955 अफ्रीकी एशिया सम्मेलन, जिसने वाडंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, नव स्वतंत्र एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ भारत के जुड़ाव के चरम की चिन्हित किया और बुडांग सम्मेलन के कारण बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई। तो मेरे भाई ये आपके कुछ ऐसे तथ्य है जो कि आपको पूरे चैप्टर से पढ़ के ही लिखना पड़ेगा। बस आपको एक चीज समझ आ रहा होगा, क्वेश्चंस आप फिल्टर करो, क्वेश्चंस किस चैप्टर से आ रहा है, अगर इतना फिल्टर कर लिया तो मेरे भाई आप आंसर लिखने के लिए सक्षम हो जाओगे। एक ये ओवरव्यू मैंने आपको दिखा दिया, ये तो भाई पक्का सेट कर लो, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, समझे मेरे भाई। तो ये आपका यहाँ पे क्लियरिटी होती है। तो मेरे भाई ये जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया, जैसे मान लो प्रीवियस में ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, ये सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन आते गए मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। तो इसी तरह के पेपर आपके बनेंगे, तो टेंशन ना लो, तो बस बेतरक्की से ऐसा क्वेश्चन आंसर राइटिंग करो, आपके भाई पॉलिटिकल में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। हमेशा 95 तो रखा ही हमने, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, प्लीज कर लेना, जो भी दिक्कत होगी आपको बताना, और भाई आपके लिए कंप्लीट एक सपोर्ट मटेरियल का मैं वन शॉट रिवीजन लेकर आ जाऊंगा, जिससे कि आप सारे पेपर कर पाओगे। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।